हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद पांडे। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज अपनी वीडियो में आप लोगों को फैज़ाबाद का संक्षिप्त इतिहास बताएंगे। प्लीज़ इसे स्किप मत करिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कोई नई वीडियो आए तो आप तक ज़रूर पहुंचे। आप मेरी वीडियो को एंजॉय करिए। फैज़ाबाद भारत के राज्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है, जो अयोध्या शहर के साथ मिला हुआ एक नगर निगम है। प्रभु श्री राम, राम मनोहर लोहिया, कुंवर नारायण, राम प्रकाश द्विवेदी आदि की यह जन्मभूमि है। इस शहर को अवध के नवाब द्वारा बसाया गया। यह 6 नवंबर 2018 यानी कि 6 नवंबर 2018 तक फैज़ाबाद जिला और फैज़ाबाद मंडल का मुख्यालय था। जब मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अयोध्या के रूप में फैज़ाबाद जिले का नाम बदलने और ज़िले के प्रशासनिक मुख्यालय को अयोध्या शहर में स्थानांतरित करने की मंजूरी दी थी। फैज़ाबाद राज्य की राजधानी लखनऊ से लगभग 130 किलोमीटर पूर्व में घाघरा नदी, जिसे अब सरयू नदी के नाम से जाना जाता है, के तट पर स्थानांतरित है। इस शहर की स्थापना बंगाल के पहले नवाब अली वर्दी खान ने की थी। फैज़ाबाद की नींव अवध के दूसरे नवाब शहादत खान ने रखी थी। उनके उत्तराधिकारी शुजाउद्दौला ने इसे अवध की राजधानी बनाया। फैज़ाबाद एक बस्ती के रूप में लगभग 220 यानी कि 220 साल पहले विकसित हुआ था। अवध के दूसरे नवाब शफत जंग 1739 टू 1754 यानी कि 1739 से 1754 ने इसे अपने सैन्य मुख्यालय के रूप में बनाया। उनके उत्तराधिकारी शुजाउद्दौला ने किले का निर्माण किया। फैज़ाबाद को छोटे कलकत्ता के रूप में भी जाना जाता है। अब यह किला खंडहर के रूप में बदल गया है। उन्होंने 1765 में चौक बनवाया और शहर के पश्चिम में फैज़ाबाद और अस्फाबाग और बुलंद बाग के दक्षिण में अंगूर बाग और मोती बाग का निर्माण कराया। शुजाउद्दौला के शासनकाल के दौरान फैज़ाबाद ने ऐसी समृद्धि प्राप्त की जिसे यह नगर फिर कभी नहीं देख सका। नवाबों ने खूबसूरत इमारतों का निर्माण कराकर फैज़ाबाद को खूबसूरत बना दिया। इनमें गुलाबबाड़ी, मोती महल और बहू बेगम का मकबरा है। गुलाबबाड़ी एक सुंदर वास्तुकला का एक सुंदर भवन है। चारों तरफ से दीवार से घिरे बगीचे हैं, जो बड़े द्वार के माध्यम से यहाँ जाया जा सकता है। इसके 2 द्वार हैं, दोनों से जाया जा सकता है। यह इमारतें विशेष रूप से उनके समावेशी स्थापत्य शैली के लिए दिलचस्प हैं। शुजाउद्दौला की पत्नी सुप्रसिद्ध बहू बेगम थी, जिन्होंने 1743 में नवाब से शादी की और फैज़ाबाद में रहना जारी रखा। बहू बेगम का निवास मोती महल था और उनका मकबरा जवाहर बाग के निकट है, जहां उन्हें उनकी मृत्यु के पश्चात दफनाया गया। बेगम के मकबरे से शहर का नज़ारा दिखाई पड़ता है।
बहू बेगम महान प्रतिष्ठा और गरिमा की महिला थीं। फैजाबाद की अधिकांश मुस्लिम इमारतों का श्रेय उनको ही दिया जाता है। बहू बेगम की मृत्यु से अवध के कब्जे तक फैजाबाद अपनी कीर्ति खोता रहा। नवाब अशरफ-उद-दौला द्वारा अपनी राजधानी 1775 में लखनऊ स्थानांतरित करने के साथ फैजाबाद की गरिमा धीरे धीरे कम होने लगी। बहू बेगम का मकबरा नवाब शुजा-उद-दौला ने अपनी प्रिय पत्नी की याद में बनवाया था। मकबरा मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इतिहास गवाह है कि सन 1816 यानी कि 1816 में इस मकबरे को ताजमहल की भव्यता के साथ बनाने का प्रयास किया गया। चंद्रमा की दुधिया रोशनी में सफ़ेद संगमरमर अपनी चमक धारण कर लेता है और ऐसा लगता है जैसे मकबरे को अमृत की चमक मिल जाती है। 42 मीटर की ऊंचाई के साथ यह पूरे फैजाबाद शहर और उसके आसपास का रंग बिरंगा दृश्य प्रस्तुत करता है। इस इमारत की देखरेख भारतीय पुरातत्व विभाग करता है। फैजाबाद के नवाबी दौर की ऐतिहासिक और शायद सबसे सुंदर धरोहर है गुलाबबाड़ी। दरअसल गुलाबबाड़ी अवध के तीसरे नवाब शुजा-उद-दौला का मकबरा है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अवध के नवाबों की पहली राजधानी फैजाबाद शहर था और वहीं से नवाब अपनी हुकूमत चलाते थे। गुलाबबाड़ी की कहानी दरअसल अवध के कुछ चर्चित नवाबों की कहानियों का हिस्सा है। इस कहानी की शुरुआत ईयर 1722 से होती है, जब मुग़ल बादशाह रंगीला ने अपने भरोसेमंद मंत्री शहादत खान बरहान खान मुल्क 1680 to 1722 अवध के सूबेदार नियुक्त किया गया। उन्होंने ईयर 1856 तक अवध पर हुकूमत की थी। शहादत खान के पिता उत्तरी ईरान के निशापुर से भारत आए थे। शहादत खान ने अयोध्या में लक्ष्मण घाट पर एक किला बनाया था। यह किला मिट्टी से बनवाया गया था, जहां वह अपने लोगों के साथ रहते थे, ठहरा करते थे। हालांकि वह बहुत आसान जगह नहीं थी, खास तौर पर बारिश के मौसम में। इसी वजह से उन्होंने अयोध्या से 6 किलोमीटर दूर अपने लिए एक बड़ा भवन बनवाया। उनको मानने वाले लोग जल्द ही उनके आसपास आकर बस गए। वह भवन बंगला के नाम से जाना जाने लगा। शहादत खान के बाद उनका दामाद नवाब अबू मंसूर अली खान यानी सफदरजंग 1708 से 1754 उनका उत्तराधिकारी बना। ईरान के निशापुर में जन्मे सफदरजंग ने अपने ससुर की वजह से बहुत जल्द ही मुग़ल दरबार में ऊंचा मुकाम पा लिया। सफदरजंग ने ही बंगले और उनके आसपास की जगह का नाम फैजाबाद रखा था। फैजाबाद एक फ़ारसी शब्द है। उसी के दौरान में फैजाबाद की आबादी बढ़ना शुरू हो गई थी। कुछ ही दिनों के बाद सफदरजंग मुग़ल हुकूमत के वज़ीर बन गए थे।
इसीलिए उनका ज़्यादातर वक्त दिल्ली में गुजरने लगा। ईयर 1754 में फैजाबाद से लगभग 60 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर में उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस ली थी। सफदरजंग को पहली बार गुलाबबाड़ी में ही दफनाया गया था। उसके बाद उन्हें दिल्ली में दफनाया गया। वह जगह आज सफदरजंग मकबरे के नाम से जानी जाती है। सफदरजंग के बेटे और उनके उत्तराधिकारी शुजाउद्दौला 1732 टू 1775 के वक्त में ही फैजाबाद खूब फूला फला। उन्होंने शहर में कई भवन, मस्जिदें, बगीचे, इमामबाड़े और बाजार बनवाए। उन्होंने बंगले को खूबसूरत दिलकुशा पैलेस में तब्दील कर दिया। शुजाउद्दौला ने एक बड़ा बाजार बनवाया जिसके लिए एक बुलंद दरवाज़ा भी बनवाया गया। उसकी 3 मेहराबें की वजह से उसका नाम तीरपोलिया गेट रखा गया। बेगम ऑफ अवध के नाम से 2 बेगम जानी जाती थीं जिनका प्रभाव पूरे शहर पर था। उनमें से एक शुजाउद्दौला की माँ थी और दूसरी शुजाउद्दौला की पत्नी। नवाब बेगम नवाब शहादत अली खान की बेटी थीं और नवाब सफदरजंग की विधवा थीं। ईयर 1739 में उन्हें अपने पिता की संपत्ति में से 90 लाख यानी कि 90 लाख रुपए मिले थे। वह उस वक्त भारत की सबसे दौलतमंद महिला मानी जाती थी। समाज सेवा में भी उनकी गहरी दिलचस्पी थी। फैजाबाद में उन्होंने खूबसूरत मोती मस्जिद बनवाया था। उनमें गहरी राजनीतिक समझ भी थी। हुकूमत के कामकाज में वह अपने बेटे यानी कि शुजाउद्दौला को सलाह मशवरा भी देती थीं। दूसरी महिला थीं बहू बेगम जो नवाब शुजाउद्दौला की पत्नी थीं। वह भी होशियार महिला थीं और प्रतिष्ठित भी। ईयर 1764 में अंग्रेज़ों के हाथों अवध की पराजय हो गई थी। 40 लाख रुपए अंग्रेज़ों को हर्जाने के तौर पर अदा करने थे। नवाब साहब का खजाना खाली था। तब बहू बेगम ने अपनी संपत्ति गिरवी रखकर पैसे इकट्ठा किए थे। नवाब शुजाउद्दौला ने उस समय के रिवाज के मुताबिक जिंदा होते हुए ही गुलाबबाड़ी में अपना मकबरा बनवा दिया था। उनमें एक कक्ष है जिसमें शुजाउद्दौला और उनकी माँ की कब्रें हैं। यह मकबरा ठीक मुग़ल अंदाज में बना है। मकबरे के चारों तरफ बगीचा है जिसे चारबाग बोला जाता है या चारबाग नाम दिया गया है। वहाँ फव्वारा भी है और एक पतली सी नहरें भी बनी हैं। 2 मंजिला और चौकोर बने मकबरे की पहले मंजिल के चारों तरफ ढके हुए बरामदे हैं और ऊपरी मंजिल पर 3 मेहराबें हैं जिनके कोनों पर मीनार बने हैं। भवन के भीतर
शाही इमाम भी हैं और बरादरी भी है। चारबाग चारों तरफ से लखौरी ईंटों और चूने से बनी दीवार से घिरा है, जिन पर प्लास्टर से फूल पत्तियां बनाई गई हैं। ईयर 1775 में सुजाउद्दौला की मौत के बाद उनके बेटे आसिफउद्दौला महज 26 ईयर की एज में नवाब बन गए थे। उनके पास बेहद दौलतमंद और प्रभावशाली दादी और माँ थीं, लेकिन उनका खुद का खजाना खाली था। उन दो प्रभावशाली महिलाओं के दबदबे से बचने के लिए उन्हें फैजाबाद के बजाय लखनऊ को अपनी राजधानी बनाना पड़ा। नवाब आसिफउद्दौला ने लखनऊ में एक भव्य दरबार सजाया, लेकिन उनकी दादी और उनकी माँ फैजाबाद से एक समानांतर सरकार चलाती रहीं। ईयर 1816 में बहू बेगम की मृत्यु हो गई। उनकी इच्छा के अनुसार उनके प्रमुख सलाहकार दराब अली खान ने 3 लाख रुपए की लागत से उनका मकबरा बनवाया। बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद के निहायती खूबसूरतों में एक इमारत है। इसी के साथ अवध का इतिहास यानी कि फैजाबाद का पार्ट 1 एंड होता है। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय, टेक केयर।